हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा स्टडी किया था, उसका हमने प्रूफ भी देख लिया था। एक्चुअल में गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, उसका वो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो एक लॉ है, एक उसका ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन उन्होंने अलग अलग चीजों के लिए करके वहां पर उन्होंने उस रूल को डिफाइन किया था। लेकिन फिर भी हमने उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर देखी है, और आज हम उसी गॉस लॉ को और आगे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर गॉस लॉ से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चन वहां पर बन सकते हैं वो सारे, जितना हो सके वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आज यहां पर इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका गॉस लॉ का सब कुछ होने वाला है। गॉस लॉ को हम यहां पर बिल्कुल कंप्लीट और बहुत ही शानदार तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां पर अपनी कुर्सी की पेटी बांधे और बैठे आराम से और इस लेक्चर को अब एंजॉय करें। तो सबसे पहले हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, वो यहां पर कंटिन्यू होगा। क्या? गॉस लॉ। फिर हम गॉस लॉ के ऊपर जो प्रॉपर्टीज उसकी जो जो कंडीशंस वहां पे हम काम में लेने वाले हैं वो कंडीशंस लेंगे, और फिर हमारे पास होगा एग्जांपल्स ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग सरफेसेस के लिए जो एग्जांपल्स है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स ही हम यहां पर बात करेंगे, अलग से कोई वैसे क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो हम नहीं लाए। हम यहां पर वो सारे एकदम टाइप्स आ जाएंगे जहां जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो क्या होगा, गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ से पहले आप ये चीज डिस्कस करें यहां पर, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अब एरिया कोई भी हो सकता है, यहां पे ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे दिक्कत जो ये करते हैं, गड़बड़ी जो करते हैं वो लगा देते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, तो वो गलत हो जाता है ना। यूनिट एरिया लिखते ही फिर ये फ्लक्स नहीं रह जाता, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर हमारे पास, हमें पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था उसका फॉर्मूला होता था ई ए कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है। इसके साथ अगर कॉस थीटा है तो हम यहां पर ये भी लगा देते हैं ई डॉट ए, क्योंकि ई एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर हमारे लिए जो एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास क्या हो गया, ई डॉट ए और ई डॉट ए। ई एक वेक्टर क्वांटिटी, ए एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपको फ्लक्स मिलेगा। तो इससे आप कह सकते हो कि ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात का ध्यान रखना है। कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। अगर एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो फिर से फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होता जाएगा, ए और ई के बीच का एंगल अगर चेंज होता जाएगा तो उसके साथ साथ भी फ्लक्स चेंज होते जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस थीटा। ये आपके पास एक बिल्कुल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फॉर कांस्टेंट ई एंड ए। ना तो यहां पर ई चेंज हो रहा है ना यहां पर ए चेंज हो रहा है, दोनों फिक्स है। जैसे आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसके अंदर आपने कोई एक एरिया ये रख दिया। अब यहां पर इसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो ई डॉट ए से आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आपके पास जो एरिया है वो इस तरीके का ना होकर थोड़ा यहां पर अलग तरीके का एरिया हो जाए, या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग तरीके से हो जाए और आपके पास यहां पर जो होने वाला सरफेस है वो ऐसा बन जाए, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्या पूरा एरिया एक साथ
सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है? नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वेरी कर रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा यहां पर फ्लक्स एरिया जो है इसकी एंगल चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम पूरा एरिया एक साथ काम में नहीं लेंगे, है ना। वहां पर हम क्या काम में लेंगे, एक छोटा सा एक एलिमेंट ऑफ एरिया, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया हम यहां पर कंसिडर करेंगे। और ये जो छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पार्ट जो आपने यहां पर कंसिडर किया है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डी ए, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, तो इसका एरिया किधर हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आपको छोटे से एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो भी छोटा सा फ्लक्स होगा। ओके, वो भी स्मॉल फ्लक्स होगा। तो आप ये देख सकते हो, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, और आप कह सकते हो सरफेस, सरफेस एलिमेंट। ये जो सरफेस एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, वो ये डी ए है। और इस कंडीशन में आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो ऐसे आप लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। आप दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो इजी वे में। ये आपके पास एक छोटा सा एरिया, जो एरिया एलिमेंट होता है, जो वहां पे एरिया थोड़ा कर्व शेप में होता है, उसके लिए आपने एरिया निकाल लिया। और ये जो है आपका कांस्टेंट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक यूनिफॉर्म आपको सब कुछ दिया हो, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यहां पे काम में ले लिया है। तो ये दोनों का क्या हो गया, यहां पर डिफरेंस हो गया। और बाकी कोई भी इन दोनों फॉर्मूले में अलग अलग डिफरेंस है नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारे पास यहां पर बात आती है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ क्या है, इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहा है। गॉस लॉ ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो हमने पहले वाली बातें की है ना, ये एक कोई भी टू डायमेंशनल ओपन कोई एरिया होता है उसके लिए बातें करी है। जैसे आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई भी एक एरिया, कोई प्लेट, कोई सरफेस आपने अगर रखा हुआ है, तो इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा सरफेस है जो टू डायमेंशनल सरफेस नहीं है, बल्कि क्लोज सरफेस है और थ्री डायमेंशनल सरफेस है, जैसे कि कोई क्यूब हो गया, तो क्यूब के चारों जो सारे जो सरफेसेस मिलकर एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। स्फेयर होता है, वो अपने आप में एक क्लोज सरफेस बना लेता है। क्यूब या क्यूबॉइड जो होता है वो भी एक सरफेस बना लेता है। या फिर आप ऐसे बात कर सकते हो, यहां पर कोई एक सिलेंडर होता है, ये भी एक अपना सरफेस बना लेता है, क्लोज सरफेस बनाता है। तो ये सारे जो सरफेसेस है ना, ये क्लोज सरफेस बनाते हैं। और इनके लिए गॉस ने कहा था कि आपको बार बार, हर बार इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा रूल दे देता हूं, उसके हिसाब से आप यहां पर गॉस लॉ को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि आप ये कहो यहां पर कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times of charge enclosed by सरफेस एरिया, यस, चार्ज एनक्लोज बाय इट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज आपके पास कोई भी एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है और इसके अंदर आपने कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड, इससे प्रोड्यूस होने वाला जो आपके पास फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आपके पास क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो, तो इसका मतलब हो गया फाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स हो गया, तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फाई। इस तरीके से आपका गॉस लॉ जो है ना वो डिफाइन कर देता है। अब गॉस लॉ के लिए कंडीशन क्या क्या, इस डेफिनेशन के अंदर सारी कंडीशन आ गई। क्या है, सबसे पहले
थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये ना क्लोज्ड सरफेस रहेगा। दूसरी बात क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इस सरफेस के द्वारा जितना चार्ज इनक्लोज किया गया है उन पर ही डिपेंड कर रहा है। यहां पर क्या आपको सरफेस एरिया, एरिया का कोई नाम है क्या, नहीं है इसका कोई नाम यहां पर। ओके, एरिया के मैग्नीट्यूड का या एरिया की साइज का कोई नाम है, नहीं है। क्या यहां पर कोई शेप का नाम दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है, चार्ज, और वो भी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, इतनी सी बात दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अलग अलग टाइप के सरफेस कंसिडर कर लेते हो, जैसे यहां पर आप इसको, चलो मैं आपके लिए बना देता हूं कि हमारे पास एक स्फेयर है, ये स्फेयर है। इस स्फेयर के अंदर आपने कहीं पर भी इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस स्फेयर से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, φ1। ये फर्स्ट स्फेयर है, तो φ1 कितना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा। ओके, क्योंकि अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सा आपके पास मेथड है कि यहां से ये आपके पास r डिस्टेंस का, r रेडियस का एक स्फेयर कंसिडर कर लिया, तो यहां पर r रेडियस पर इस जगह पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। और यहां पर जो एक एरिया एलिमेंट जो आप कंसिडर करोगे, उस एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन क्या होगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर DA। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है, तो हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इसको। तो अब यहां पर आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस छोटे से एरिया एलिमेंट से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि दिस डी फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डी ए। ओके, E डॉट डी ए, और आपको पता है एंगल दोनों के बीच में 0, तो E डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E इंटू डी ए आ गया। ये छोटे से एलिमेंट के लिए हो गया। लेकिन अब ऐसे ही एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, यहां पे भी आप कोई एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, तो एरिया इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यहां पे आपने कोई एरिया एलिमेंट कंसिडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया भी इधर हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हो गई आपके पास। इधर अगर आप करोगे तो ऐसा ही यहां पर होने वाला है, एरिया भी इधर हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाएगा। तो हर एक जगह पर जो कॉस थीटा की वैल्यू वो तो हो गई 0, और जितने भी यहां पर आपके पास फ्लक्स बन रहे हैं, इसका डी फाई होगा, इसका डी फाई होगा, इसका डी फाई, इसका डी फाई, जितने भी ये छोटे छोटे डी फाई बन रहे हैं उनको सबको ऐड कर दोगे, और कंटिन्यूअस एडिशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ई डी ए। ओके, और यहां पर क्या आ गया, डी फाई को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये फाई बन जाएगा, ई आपके सामने एज इट इज आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करेगा, ये जो सरफेस एलिमेंट है ना छोटा छोटा, इनको आप इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेट इनको जब आप करोगे तो आप देखो लो, इंटीग्रेट इन छोटे छोटे जितने भी एरिया है उन सब एरियाज को आप ऐड कर दोगे, तो क्या बनेगा, पाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ये कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे आ गया। ओके, और अब यहां पर इस सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है। तो आप लिख दो, तो फाई इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, फाई इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपके पास गॉस लॉ आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, जो मैं चीज बताना चाहता हूं वो अब आएगी। क्या आएगी, वो ये कह रहा है कि भाई आप ये बताओ, अगर आपने इस रेडियस को डबल कर दिया, अगर आपने इस रेडियस को डबल कर दिया तो यहां पर आपका क्या चेंज हो जाएगा। ये यहां पर है, यहां पर आपने Q रख दिया चार्ज, और आपने अब इस रेडियस को डबल कर दिया। ये रेडियस को आपने डबल कर दिया। ओके, और रेडियस को डबल करते ही ये कितना है,
फर्स्ट वाले का है r, ये रेडियस आपके लिए r है, और सेकंड वाले की रेडियस कितनी है, अब ये 2r रेडियस हो गई। यस और नो? तो अब आप इंटीग्रेशन सेम करोगे। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब यहां से अगर आप इंटीग्रेशन को चेंज कर दोगे तो आपके पास अब एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई 2 इंटू आर का स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा ना, यही होगा। E इंटू ये जो फाई की वैल्यू है इसकी जगह ये हो जाएगी। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर नहीं फाइंड आउट करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पर फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई Q अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा। अब यहां पे आप r की जगह क्या रख दोगे, 2r रख दोगे। आप यहां पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई 2r का स्क्वायर, ऊपर Q है, इधर 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा कौन, यहां पर फिर से Q अपॉन एप्सिलॉन बचा है। इस तरीके से यहां पर आप फिर से देख सकते हो देयर इज नो टर्म ऑफ r, यानी कि साइज, इसकी साइज की, इसकी रेडियस की कोई भी टर्म नहीं है। इसलिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, इसकी साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। एक इसका लोकल तरीका और बता देता हूं। यहां पर हमने इसके जो स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर ले लिया, एक बड़ा स्फेयर ले लिया, ठीक है, एक और बड़ा स्फेयर ले लिया, ये देख लिया, ओके, कितना भी बड़ा ले लो। अब यहां पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहां से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, जो जितने भी आपके पास ये स्फेयर्स है सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। मैं अगर फाई 1 देखूं ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मैं फाई 2 देखूं ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मैं फाई 3 देखूं ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई भी यहां पर साइज का मैटर नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, ये चार्ज इसके अंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम और आगे बात करते हैं। शेप, अगर सेम चार्ज मैं इस सिलेंडर के अंदर रख देता हूं, यहां पे Q चार्ज इसके अंदर रख दिया, इसके इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, वो भी फाई इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं यहां पर अगर कोई ये क्यूब है अपने पास, ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अगर मैं कोई काम करता हूं, यहां पे इसके अंदर मैं कोई Q चार्ज रख देता हूं, तो यहां पर भी फ्लक्स क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं यहां पर इसका और चेंज कर देता हूं, या आपने यहां पर कोई एक ये हमने कोई एक इसका कोन ले लिया, कोनिकल शेप लेयर, इसके अंदर हमने कोई चार्ज रख दिया यहां पे, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी ऐसे ही इसी तरह से शेप पर और साइज पर डिपेंड नहीं करता है इनकी, ये आपको ध्यान रखना है। फाई इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन ये सारे जितने भी सरफेसेस है ये सारे क्या है, 3 डायमेंशनल एंड क्लोज सरफेस है। ये सारे के सारे क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है, इस बात को याद रखना। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये बात देखो, हम इसको लिख कैसे सकते हैं गॉस लॉ को, वो तरीका यह है कि डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ई डॉट डी ए हो जाएगा, ये आपको पता है। अब टोटल
फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस। अगर आपको ऐसे लिखना है तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास फ्लक्स होगा जो क्लोज सरफेस से रिलेटेड है, और क्लोज सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन होता है ना उसको सर्कल से ऐसे पैक कर देते हैं। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या बन गया, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये आपके पास इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस लॉ लिख सकते हो, पहला तीसरा भी लिख सकते हो, दूसरा और तीसरा भी लिख सकते हो। ये सब क्या है, सही है, बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये आपके पास गॉस लॉ का हुआ। अब इसके बाद हम और इसके आगे प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, क्या कहता है ये। देखो, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। देखो, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो हम गॉस लॉ को यूज करके फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमेशा एप्लीकेबल तो ये हर एक शेप के लिए रहेगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि इसको यूज करें ही हम, यूजफुल ही रहेगा। कैसे, जैसे मान लो आपने कोई एक सिलिंड्रिकल सरफेस दिया, या फिर आपने कोई क्यूबिक सरफेस दिया, है ना, या फिर आपने कोई एक स्फेरिकल सरफेस दिया, क्यूबॉइड दिया। इनका एरिया कैलकुलेट, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, इनकी सिमेट्री देखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको किसी ने, या आपको प्रश्न में मैंने आपको ऐसा कोई रैंडम सरफेस दे दिया, तो इसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल तो है, लेकिन इसकी हेल्प से इसको यूज करके हम जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई भी एक सरफेस, हमने कोई चार्ज लिया हुआ है, और इस चार्ज से देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स का डिस्टेंस इस चार्ज से क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते यहां पे। तो ये आपके पास इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। इसकी कुछ कंडीशंस है, वो क्या है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कोई पॉइंट चार्ज होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमेशा एक ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें स्फेयर के लिए, क्या होता है, स्फेयर के सेंटर पे अगर मैं कोई चार्ज रख दूंगा तो पूरी हर एक डिस्टेंस क्या है, यहां पे हर एक डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल पे इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और आगे देखते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस, जस्ट लाइक आपका स्फेरिकल वाला एग्जांपल, कि आपके पास जो ये एग्जांपल है इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, सेम है। ओके, देन एंगल बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी स्मॉल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरफेस। ये नियरली स्मॉल होना चाहिए, और स्मॉल भी कैसे, इसके नजदीक होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90, अगर ये रहता है ना तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाती है, और फिर ये यूजफुल है हमारे पास, हम इसको काफी काम में लेंगे। और जैसे जैसे हम काम में लेंगे वैसे वैसे आपको इसको पता चलेगा। देन चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ और कॉर्नर ऑफ द सरफेस। आपके पास यहां पर चार्ज होने वाला है, वो चार्ज हमेशा सरफेस के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सरफेस के ऊपर आ गया। देखो, जैसे आपने ये सिलिंड्रिकल कोई भी सरफेस कंसिडर कर रखा है, अब चार्ज यहां पे होता है ना तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर मान लो इस सरफेस पर यहां पर कोई चार्ज रख दिया आपने, या फिर आपने यहां पे कोई चार्ज रख दिया, यहां पे कोई चार्ज रख दिया, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, वेल एंड गुड, लेकिन यहां पे अगर आपने चार्ज रख दिया तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, फिर ये यहां से काम नहीं करेगा। फिर हमें ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर हमें ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जहां पर कि ये चार्ज इसके अंदर आ जाए, इस सरफेस के अंदर फिक्स हो जाए, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मान लो ये आपके पास एक स्फेयर है,
क्यूब है, ओके, क्यूब है, इसके इस वाले सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो अब ये सरफेस के ऊपर हो गया, लेकिन चार्ज तो इनक्लोज होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर इसके ऊपर एक और क्यूब रख दोगे, ओके, या आपने एक क्यूब और रख दिया, ये आपने एक क्यूब और रख दिया। अब ये जो है ना सरफेस, ये सरफेस के अंदर हो गया। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल बताऊं कि मान लो आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, ओके, और इसके इस वाले सरफेस पर यहां पे आपने चार्ज रखा हुआ है, तो आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, इस सरफेस को क्लोज करने के लिए आप यहां पर एक और इस तरीके से रख दोगे, तो अब ये क्या हो गया, एनक्लोज हो गया, दोनों स्फेयर, दोनों क्यूब्स के इन बिटवीन हो गया, तो आपके पास ये चार्ज की कंडीशन आ गई, क्लोज सरफेस की कंडीशन आ गई, ऐसा हम यहां पर काम में लेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये जो सारी कंडीशन है वो समझनी है, ओके। तो और ये सबसे ज्यादा काम में, सबसे ज्यादा यूजफुल ये होगी, जो हम अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में यही बताऊंगा मैं आपको, ओके। फिर अपने पास है ये अलग अलग एग्जांपल्स है जो अपने गॉस लॉ को समझने के लिए और भी अच्छे से काम में आएंगे, और ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। तो अब पहला देखो, सबसे पहले क्या है, चार्ज अबाउ द स्क्वायर सरफेस। ये इस तरीके से आप कंसिडर कर पाओगे कि यहां पर आपके पास ये एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, इसकी जो साइड है, वन ऑफ द साइड इज डी, या ए, डी, एल, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डी इसकी साइड है, और यहां से बताया हुआ है कि इसके बॉटम से, सरफेस से d/2 हाइट पर, डी इसके सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, एट d/2 हाइट, देयर इज ए चार्ज q। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड आउट नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको कंडीशन ये लगानी है कि फ्लक्स जो है ना, हम गॉस लॉ को यूज करके सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां तो क्लोज सरफेस बना नहीं है ना। तो हम फिर यहां पर एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि सपोज आप यहां पर कोई एक प्लग, एक क्यूब आप कंसिडर करो, आपने एक क्यूब कंसिडर किया, ये क्यूब है। अब इस क्यूब का सेंटर कहां पर होता है, इस क्यूब का सेंटर होता है जो इस, जितना भी यहां से ये जो डायगोनल होंगे, ये सारे डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पर होगा, लेकिन एक्चुअल में इस सरफेस के रेस्पेक्ट में वो सेंटर कहां होगा, ये बताओ, इस नीचे वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो उस नीचे वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, तो यहां पर इसका जो डायगोनल है वो इसके सेंटर पे होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का डायगोनल बिल्कुल होगा, तो इसके आसपास होगा। फिर यहां से अगर आप d/2, ये पूरी हाइट कितनी है यहां से यहां तक की, यह है d, और इसके हाफ जो हाइट लोगे वो d/2, तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है जहां पे चार्ज रखा वो क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये क्या है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है चार्ज। अब सेंटर पे रखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हर एक डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो मैं इसको फिर से बना देता हूं, देखो ये आपके पास एक क्यूब हो गया, ये आपके पास क्यूब हो गया, और यहां पे सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, तो यहां से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, सामने भी, अपनी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और पीछे की साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, क्योंकि इस क्यूब के टोटल 6 फेसेस है, और इस चार्ज के कारण हर एक फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होकर बाहर निकलेगी, 6 फेसेस के कारण बाहर निकलेगी। तो इसका टोटल, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब फाई इक्वल्स टू Q/ε0।
ये तो टोटल हो गया। अब अपने को क्या केवल इस नीचे वाले सरफेस का कैलकुलेट करना है, इस वाले का। तो इस वाले का कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या हो गया, फ्रॉम वन सरफेस, एक सरफेस के लिए अगर आप देखोगे तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/6 से डिवाइड कर दोगे। अब है अपने पास सेकंड वाला। सेकंड क्या कह रहा है, चार्ज ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। आपके पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर का फ्लैट सरफेस पर कैसे होगा। देखो इस तरीके से बात कर रहा है ये आपके पास एक कोई भी सिलेंडर है, अगर इसके अंदर कहीं पे चार्ज रखा हो तो डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन कर देते, लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर इस वाले सरफेस पर, ये जो फ्लैट सरफेस है, इस सरफेस पर यहां पर आपने चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड नेट पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। इससे रिलेटेड अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर अब ये एनक्लोज तो कर नहीं रहा है ना, इसको क्लोज तो बना नहीं रहा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर आपका जो चार्ज है वो ओपन चार्ज रहेगा, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस नहीं बनेगा, गॉस लॉ नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर सेम साइज का एक और सिलेंडर रख देते हैं। नीचे वाले की जो साइज है एल, ऊपर वाले की भी क्या हो जाएगी एल। अब इसकी हाइट टोटल 2L हो गई। अब यहां से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे बनेगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर से भी जाएगी, नीचे की तरफ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और जितने नीचे की तरफ जाएगी सेम उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर वाले में से भी जाएगी। और ये जो टोटल एनक्लोज सरफेस हो गया, इसका फ्लक्स कितना, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है टोटल का है, और केवल अब इस हाफ इतने से का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, क्योंकि जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है, और टोटल कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे है, गॉस लॉ से है, तो नीचे वाले का हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया। थर्ड केस देखो, चार्ज एट द फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है उसके फ्लैट सरफेस जो होता है वहां पर है, कैसे देखो यहां पे, ये आपने यहां पर ये हेमिस्फेयर का फ्लैट सरफेस है और ये इधर ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। यहां पे आपने चार्ज रखा हुआ है इस जगह पे। अब देखो, अब यहां पर फ्लक्स जो निकलेगा वो तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ नीचे ही निकलेंगी, ऐसी ही निकलेगी, ऐसे थोड़ी निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, फ्लक्स तो सब तरफ होता है, यस और नो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए क्या है, क्या चार्ज इनक्लोज्ड है, नहीं है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो इनक्लोज्ड कैसे होगा, सेम टाइप का जितना हेमिस्फेयर ये है सेम आप ऊपर भी कंसिडर करो। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जितनी नीचे की तरफ जाएगी सेम उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ भी पास होगी। टोटल का अगर आप देखोगे इसका तो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप अगर हेमिस्फेयर की बात करोगे तो आपके साथ क्या जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पे भी कितना हो गया था, हाफ हो गया था। यहां पे कितना हो गया था, 1/6 हो गया था, क्योंकि एक सरफेस के थ्रू कैलकुलेट करना था आपको। यहां पे केवल आपको नीचे वाले सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है, यहां पर भी ऊपर वाले हाफ को छोड़कर नीचे वाले हाफ को कैलकुलेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब और है हमारे पास यहां पर, ये भी हो गया। फोर्थ, चार्ज एट वन सरफेस ऑफ द क्यूब, वन सरफेस ऑफ द क्यूब या वन फेस ऑफ द क्यूब, सरफेस से भी ज्यादा, उसका 6 जो फेस होते हैं उनमें से किसी एक फेस के ऊपर अगर चार्ज रखा हुआ है तो कैसे होगा। तो देखो, मान लो ये आपके पास एक
क्यूब है। अब आपने क्या है, चार्ज रख दिया यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे ऊपर मान लो, यहां पे आपने चार्ज रख दिया तो क्या, अब क्या होगा, क्या ये क्लोज सरफेस है, ये ठीक वैसी ही कंडीशन आ गई जैसे आपने यहां पर आपके पास ये क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है यहां से, इसके ऊपर आपने ये, मैं पेन ड्राइव जो है ना ये एक तरीके से चार्ज रख रहा हूं। अब ये जो चार्ज है अपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेगा, ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी फ्लक्स, और फ्लक्स नीचे की तरफ भी निकलेगा। तो ये जो फेस है इसको छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और सरफेस ऊपर रखना पड़ेगा। अब ये इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो इन दोनों के अंदर से ही निकलेगा। ये जो चार्ज है जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, ये कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, ये दो क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है। जब दो क्यूब के साथ शेयर होगा तो यहां पर एक क्यूब से निकलने वाली ये जो है, यहां पर आपने एक क्यूब और रख दिया। अब जो है ना ये क्लोज सरफेस हो गया, अब ये इसके अंदर हो गया पूरे के इस वाले। अब ये जो है, ये वाला जो क्यूबॉइड है ना, इसके अंदर हो गया ये, अब इसके इनसाइड हो गया ना, तो अब यहां से टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये वाला चार्ज कितने के साथ शेयर किया जा सकता है, 2 के साथ शेयर किया जा सकता है। ये कितने हेमीस्फेयर के साथ, 2 हेमीस्फेयर के साथ शेयर किया जा सकता है। ये कितने सिलेंडर, 2 सिलेंडर के साथ शेयर किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट और है, फिफ्थ क्या कह रहा है ये, चार्ज एट द एज ऑफ द क्यूब, उस क्यूब की किसी जो किनारा है ना, एज, उस एज के ऊपर रखा हुआ है, जो उसकी साइड है कोई एक, उस साइड के ऊपर रखा हुआ है। तो साइड वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप देखो यहां पे, एट द एज, ये आपके पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। यहां पे, और आपके पास जो ये वाला चार्ज है यहां पे रखा हुआ है। ओके, अब ये कितने के साथ शेयर कर सकता है, अब अगर आप इसको देखोगे एज पे रखा हुआ है, तो आपने कोशिश किया एक और क्यूब बनाने का, इसके ऊपर आपने एक और क्यूब रख दिया, तो क्या ये अब चार्ज छुप गया, कि इसके अंदर भीतर आ गया, क्या नहीं आया। क्योंकि अगर जैसे मान लो ये अगर इसके इस एज पे रखा हुआ है, ऐसे इस एज पे रखा हुआ है, तो यहां पे आप क्या करोगे, ऊपर एक और स्फेयर रख दोगे। क्या ये अब इनक्लोज हो गया, इनक्लोज हो गया क्या, ये नहीं हुआ, अभी भी ये इधर से ये जो चार्ज आपके पास ये बाहर निकल रहा है, मतलब अभी भी दिखाई दे रहा है ना, क्लोज सरफेस नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, आप कैसे भी रख लो, अगर इस अब है ना, तो अब आपको दो ऐसे ही सरफेस, एक सरफेस इधर, एक क्यूब इधर नीचे रखना पड़ेगा, नीचे की साइड में, एक क्यूब यहां पे इसके ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो आपके पास चार्ज है इस कंडीशन का, ये कितने क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, ये आपके पास एक क्यूब आपको इधर रखना पड़ेगा, एक क्यूब इधर रखना पड़ेगा, और एक क्यूब आपको यहां पर नीचे रखना पड़ेगा, यहां पे। अब ये इसके अंदर हो गया पूरे के, और कौन से के अंदर हो गया, ये देखो यहां पर एक ये बना हुआ है, यहां पर एक ये पीछे वाला। अब इसको आप पूरा मिलाओगे तो इस वाले के अंदर ये यहां पे रखा हुआ है ये, अब ये पूरा एनक्लोज हो गया, क्योंकि जो चार्ज है वो 4 डिफरेंट के साथ शेयर हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक का आपको कैलकुलेट करना है, एक का ओनली, इस वाले का कैलकुलेट करना है, तो कितने का होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट।
है ना। से यहां पर ये आपके पास सपोज कोई भी एक क्यूब है, ये इस तरीके से मान लो यहां पे, और आपने इस जगह पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है इस एज पे, तो ये चार्ज एज वाला चार्ज कितने के साथ शेयर होगा, इसके ऊपर रखोगे उसके साथ भी शेयर करेगा, इसके इधर रखोगे उसके साथ भी शेयर करेगा, और ये डायगोनली अगर आप रखोगे इस तरीके से, जो डायगोनली है इधर रखोगे उसके साथ भी शेयर होगा। इसलिए यहां पर आपके सामने Q ओवर 4 आ रहा है। और इसी के साथ एक और कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन क्या है देखो, ये हो गया, ये हो गया चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो इसका देखोगे आप अगर, तो यहां पे देखो ये जो आपका कॉर्नर पे है ना, वो कैसे काम करता है वो देखना पहले, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जैसे आप पहले ये देखो कि आपके पास ये एक क्यूब है, इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर आपने चार्ज Q रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे रखा है, तो मतलब आप यहां पे अगर नोट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये आपका एक क्यूब है, ये एक क्यूब है आपके पास, ओके। इस क्यूब के इस कॉर्नर पे आपने एक Q चार्ज रखा हुआ है, ये Q चार्ज रखा हुआ आपके पास यहां पर, ये कितनों के साथ शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है इसके बाद जो मैंने बनाया है, इसके बाद एक आपके पास क्यूब है यहां पर इसका, ये वाला, एक ये क्यूब हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक ऊपर, इसके जस्ट ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है, ये वाला क्यूब, एक यहां पर ये वाला क्यूब रखा हुआ इस साइड में, ये चार क्यूब तो आपके सामने सीधे सीधे हो गई, ठीक है। अब ये जिस कॉर्नर पे अभी भी ये छुपा नहीं है, ये वाला जो चार्ज है अभी भी क्या है, ये बिल्कुल ओपन में है, क्लोज सरफेस नहीं बना अभी भी, तो इस ये अब आगे किसके साथ शेयर होगा, जो पीछे वाला है ना, ये वाला एक क्यूब इसका, ये पीछे की साइड वाला हो गया, ये वाली पीछे की साइड वाला जो क्यूब है ये हो गया, अब ये पीछे की तरफ। फिर एक ये वाला जो क्यूब है पीछे ऊपर की तरफ, फिर एक क्यूब पीछे इस तरफ हो गया ऊपर के ऊपर, और फिर लास्ट वाला जो पीछे इसके, जो क्यूब सबसे पहले बनाया था हमने, इसके पीछे यहां पर, ये जो है ना एक ये वाला जो क्यूब है पीछे की साइड में, और ये वाला, ये वाला क्यूब, तो इस तरीके से ये टोटल 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है ये चार्ज। तो यहां पर टोटल कितना होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फ्रॉम 1 क्यूब कितना होगा, Q ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपको यहां पर देखना है, ओके। तो ये आपके पास जो एक तरीका हो गया, अलग अलग टाइप के जो चार्जेस प्लेस्ड अलग अलग तरीके से जो रखे हुए हैं, उनके कारण पासिंग आउट नेट फ्लक्स की वैल्यू आपने यहां पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद है अपने पास फ्लक्स थ्रू बेस ऑफ ए कॉन और डिस्क, ये है। यहां पर हमारे कोन का भी एग्जाम्पल और डिस्क का भी, दोनों एक साथ है। पहले हम समझते हैं कैसे कैसे है। देखो सबसे पहले आपके पास ये एक डिस्क है, समझ पा रहे होंगे, ये सामने आपके ऐसे रखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे इस तरीके से किया हुआ है, तो ये आपको इस तरीके से ये वाला जो साइड है ये डिस्क है। इस डिस्क से यहां पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज के कारण इस डिस्क के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है, लेकिन हमें इसे डेराइव करना है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया। और दूसरा जो केस है हमारा, इसी डिस्क वाले जो फॉर्मेट जो बना हुआ है
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क से जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इधर घूम के ऐसे चला जाएगा या इधर घूम के ऐसे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। स्ट्रेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पॉइंट चार्ज से निकलती है तो इस तरीके से निकलेगी यहां पे, ओके। और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है phi इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद जो होगा, इसी डिस्क वाले फॉर्मेट को, डिस्क वाले फिनोमेना को हम सीधा कर देते हैं। तो सीधा करने पर ये हो गया कि ये आपके पास एक कोन का बेस हो गया जिसकी रेडियस r और इसकी हाइट x हो गई। यहां पे x डिस्टेंस था, r डिस्क की रेडियस थी, तो यहां पे इसका बेस का रेडियस r हो गया, इसकी हाइट x हो गई, है ना। और इस वर्टेक्स पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या गिवन होता है, यहां पर गिवन होता है ये एंगल, दिस इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, ये आधा एंगल है यहां पे, पूरा तो ये होता है, तो आधा एंगल सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा इतना ही है। अब यहां पे कॉस थीटा है, यहां पर ये है, दोनों सेम है। बता देता हूं कैसे। जैसे कि यहां पर होगा ये r है, ये x है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस जो कि ये x होगा अपॉन हाइपोटेनस जो कि सबसे बड़ी लाइन होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप यहां से देखोगे तो इसमें भी जो आपके पास निकलने वाला फ्लक्स है वो ऐसे ही होगा, यहां से ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनके पास होगी, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। दोनों सेम केस है। अब इनको डेराइव करने के लिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए हम आगे काम करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ओके। इनको हटा देते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। डेरिवेशन के लिए आपको यह देखना होगा कि सपोज यहां पर आपको डेरिवेशन है, सबसे पहले आपने एक डिस्क ली है जिसको आपने इस तरीके से रखा है, थोड़ा इंक्लाइन करके, थोड़ा एंगल के साथ, और इसका ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, तो सेंटर से ही हम एक ये इसकी एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, और यहां से इसके एक वर्टेक्स जो है इस पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, और हम यहां से इसका, हाँ। अब ये जो डिस्क होती है ना, वो डिस्क कैसे बनी होती है ये बताओ आप। जो कोई भी डिस्क है, क्या आप इस डिस्क को ऐसे छोटी रिंग, उससे बड़ी रिंग, फिर सबसे बड़ी रिंग, फिर इससे भी बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, क्या ऐसी है जो बहुत सारी रिंग्स अगर जस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग जो रिंग्स होती है वो उनका मिला हुआ ये जो हो गया, क्या इसको आप डिस्क मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हो, डिस्क ही तो है। ऐसी ही डिस्क हमारे पास ये वाली बनी हुई है। तो इस डिस्क के अंदर हमारे पास जो पूरा कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, जैसे कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एक एक, अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसे निकलेगी, ये पूरे के साथ मैंने आपको बताया, वैसे ही हम यहां पर एक छोटी सी डिस्क ले लेंगे जो इसके अंदर, रिंग ले लेंगे जो इसके अंदर रहेगी, और ये जो रिंग है वो मैं आपके सामने बना देता हूं यहां पे। ये हमने इसके अंदर एक रिंग बना ली है जिसकी थिकनेस है एक पर्टिकुलर, कितनी थिकनेस है उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे। ये आपके सामने रिंग बनी हुई है। इस रिंग को मैं बाहर बनाकर बताऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से इसका आइडिया लग पाएगा। ये हमारे पास एक रिंग हो गई। इस रिंग की ये जो रेडियस है वो कितनी, आर है, और इसकी यहां से ये जो थिकनेस है ये है डी आर। इसको थोड़ा आप यहां पर समझ सकते हैं। ये आपके पास इसकी कोई रिंग है, ये आपके पास कोई रिंग है जिस रिंग की रेडियस कितनी है यहां से यहां तक,
आर, और इसकी ये जो थिकनेस है ये क्या है, डी आर। ये हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, इसके लिए इस रिंग को ही हम यहां पर ये कंसिडर करे हुए हैं, और इस रिंग का जो कि ये यहां पर है, इसका एरिया वेक्टर, ये जो रिंग है इसका एरिया है अपना एक छोटा सा पतली सी रिंग है, लेकिन एरिया तो है कुछ ना कुछ। इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इसकी तरह बिल्कुल जस्ट सामने अपनी तरफ। और अगर हम यहां पर हैं तो यहां पर आपके पास ये जो डिस्क वो ऐसे रखी हुई है, तो रिंग भी तो इसी प्लेन में है, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो होगा इस तरफ टी ए। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से इस डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूं मैं, जो यहां से इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी ए एरिया है, और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल हो गया। इस एंगल को आप कुछ भी कंसिडर कर लो, थीटा कंसिडर कर सकते हो, अल्फा कंसिडर कर सकते हो। मैंने ये अल्फा लिया है, तो ये वाला भी यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो इस डिस्क से पूरी डिस्क से नहीं, इस रिंग से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, फ्लक्स कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखो फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल रिंग, क्योंकि हमने ये जो एलिमेंट ही तो लिया है रिंग, एक तरीके से इस डिस्क का एलिमेंट ही तो है, एलिमेंटल रिंग कितना होगा, पाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, या आप कह सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। ई क्या है, ई होगा इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये डिस्टेंस x है, ये इसकी रेडियस r है, ये वाली रेडियस r ही तो है, तो कितना होगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस तो ये होगी कितना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें एरिया भी डीए भी चाहिए। डीए कौन सा एरिया, जो ये रिंग बनी है ना इतनी थिकनेस की, इस रिंग का एरिया कितना है। इस रिंग का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पूरी रिंग को यहां पर ओपन कर लो इस तरीके से, ये ओपन कर लिया, तो इस ओपन करने के बाद रिंग की लेंथ कितनी होगी, ये 2 पाई आर, इसको पूरा खोल के ओपन करें तो 2 पाई आर लेंथ हो जाएगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, ये वाली डी आर, तो इसका एरिया आ जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इसकी लेंथ इंटू डी आर इसकी विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इसका एरिया हो गया। कि इसके थ्रू भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ना, तो ये हो गया आपके पास, और थीटा, एक कॉस थीटा भी तो बचा ना यहाँ पे, थीटा नहीं, यहां पे क्या है अल्फा है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल अल्फा अगर है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो कॉस अल्फा कितना है यहां पे, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी, ये अल्फा है तो ये बेस x अपॉन हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। फाई के अंदर लिख दो, और ये जो फाई है ये भी पूरा फाई नहीं, ये भी डी फाई होगा, क्योंकि स्मॉल अगर एरिया है उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल फ्लक्स होगा। ठीक है, और हमने ये भी तो ले सकते थे फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए, नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तो हम डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए लेते हैं, स्मॉल वाला लेते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। जैसे इस क्यू से ये वाले डिस्टेंस अलग है, ये वाली अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, यहां पर अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे
यहां से लेकर यहां तक बढ़ते बढ़ते x की अलग अलग डिस्टेंस है, ये x तो सेम है लेकिन ये r अलग अलग है, जिसके कारण ये पूरी डिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वेरिएबल वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है जो कि स्मॉल एलिमेंट के लिए होता है। तो ये हो गया। तो नाउ डी फाई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एरिया कितना है 2 पाई r डी आर, फिर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। और ये यहां पर ये अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट नहीं रहेगा क्योंकि यहां पे r का स्क्वायर रहेगा डिस्टेंस का, तो ये यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर रहना है और इसमें भी ये डिस्टेंस का स्क्वायर होना है, तो ये यहां पर ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो होता है ना q अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो भी डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट का हटाने के लिए लगा देते हैं। अब हम इन सब को आप एक साथ इसको पूरे को सोल्व करोगे तो 4 पाई से 2 पाई को अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो नीचे बचेगा 2, और इसको आप यहां पे रखो फिर से। डी फाई इज इक्वल्स टू, इधर से देखो q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, q ओवर 2 ये एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा यहां पे एक्स आर डी आर, एक्स आर डी आर डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक पावर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ पावर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके सामने हो गया। अब आप यहां पर देखो ये तो टोटल फ्लक्स है इसके रिंग से पास आउट होने वाला, कि रिंग का जितना एरिया कवर किया हुआ इसके कितना पास आउट होगा। हमें चाहिए पूरी डिस्क के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क, तो इसके लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, डी आर ऊपर है ही ऑलरेडी। अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन उसका होगा जो वेरिएबल होगा। क्या यहां पे x वेरिएबल है क्या? नहीं, क्योंकि x तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, कहीं चले जाओ चाहे यहां चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ x तो फिक्स है, इसकी तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। r चेंज हो रहा है, r यहां से 0 से लेकर यहां तक ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो बाकी सब चीजें बाहर ले आओ जो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा q इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन r डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ऐसा कोई इंटीग्रेशन करने का आपको फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, आपको लिखवाया भी नहीं है। बायोलॉजी वालों को वैसे भी इंटीग्रेशन कम आता है, लेकिन मैथ्स वालों को तो आना चाहिए। अगर शायद उनको भी नहीं आता होगा अभी तक, तो क्योंकि अभी तक उनके इंटीग्रेशन आया ही नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूं। यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड जो होता है उसके अंदर हम किसी भी जिससे हमारा काम बन रहा होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम, हमारी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जैसा काम बनेगा ना वैसा मानेंगे, ऐसे नहीं कि हर कुछ कोई रैंडम मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर लेट। जब ये लेट मान लिया हमने, ये कंसिडर कर लिया, तो यहां पर हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एक कांस्टेंट है, यहां तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो डिफरेंशिएशन 0। r चेंज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा r स्क्वायर का,
दो पावर तो मल्टीप्लाई में आर की पावर एक से कम हो जाएगी, दो की जगह एक हो जाएगी, और फिर इसका आर का टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले पावर का होगा 2 इंटू आर की पावर 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन वन होता है, डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t, ये इसका आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जीरो खत्म, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, dt उधर चला जाएगा, तो आपके सामने निकल के आएगा यहां से r dr इक्वल्स टू टी इंटू डी टी। ये वाली वैल्यू आप यहां पे रख दो, आर डी आर की जगह टी डी टी रख दो, और नीचे वाले की जगह टी स्क्वायर रख दो, तो रख दो। नाउ phi is equals to q into x upon 2 epsilon naught इंटीग्रेशन t dt अपॉन टी स्क्वायर की पावर 3/2, टी स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप यहां पर देखोगे देखो टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट, टी क्यूब हो गया, ये टी यहां बनेगा तो टी स्क्वायर रह जाएगा नीचे, तो ये बनेगा q इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt, टी की पावर -2, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो -2 लिख दिया, ओके, ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने पर पाई एज इट इज q x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन ये होगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 n + 1 अपॉन n + 1, ओके, टी की पावर n + 1 हो जाएगी, n की वैल्यू -2 है, ओके। फिर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा phi इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टी की पावर -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा। और इसको आप पूरे को लिखोगे तो आपके सामने क्या बनेगा, phi इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन टी, आ जाएगा। ये आपने अभी तक इसका इंटीग्रेशन किया है किसकी टर्म्स में, टी की टर्म्स में चल रहा है, टी की फॉर्म में चल रहा है ये, लेकिन आपको करना क्या है, आपको टी में थोड़ी रखना है, आपको इसको चेंज करना वापस आर में, क्योंकि आपने तो आर से टी चेंज किया था, है ना। वापस वैल्यू रखो टी की वैल्यू रखोगे ये टी स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा टी की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखना phi इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। जब इंटीग्रेशन किया तो लिमिटेशन कहां से कहां तक, आर की वैल्यू कहां से चेंज होगी, 0 से लेकर आर तक, 0 से लेकर कैपिटल आर, जितनी इसकी रेडियस है वहां तक चेंज होगी, तो आप लिख दो 0 टू आर। अब इसको सॉल्व करो, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक ये वाला माइनस, पहले ये वाला फिर इसके वाला -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 0 की तो वैल्यू 0, फिर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको फिर से सोल्व करोगे क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देने पर ये हो जाएगा 1 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लो, ये आपके सामने यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जाएगी जो कि एक डिस्क से निकला है। और अगर इस डिस्क को ही आप सीधा खड़ा कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, कोन की तरह काम करने लगता है। तो आपके पास यहां से इसको इंक्रीज करते करते इधर ये वाला हो गया और इधर ये वाला पूरा एक साथ इसका फ्लक्स आ गया। इसके डिस्क से निकलने वाला मान सकते हो, चाहे इसको पूरा आप कोनिकल शेप भी मान सकते हो। ये आपके सामने है। अब मैं आपको एक चीज कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देता हूं। आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके मार्क्स काटने के लिए जानबूझकर आपको ऐसा भी तो केस दिया जा सकता है कि यह है और इसके इनसाइड यहां पे चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के अंदर कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। तो फ्लक्स होगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ना। जितने भी हमने यहां पर ये केस किए हैं, इसके साथ आपको एक और केस बता देता हूं, फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डाइपोल क्या है, आप डाइपोल कैसे भी बना सकते, कहीं पर भी रख सकते हो। आपने सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो है क्यूब। इस क्यूब के अंदर आपने एक डाइपोल रखा हुआ है ना। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब इसके अंदर कितना फ्लक्स कितना होगा, क्यू नेट देखना है। इसके अंदर क्यू नेट कितना, जीरो। तो यहां पे फ्लक्स भी जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि जीरो होगा। अब चाहे ये स्क्वायर हो जाए, चाहे ये स्फेयर हो जाए, चाहे ये सिलेंडर हो जाए, कहीं भी हो जाए, इस डायपोल के कारण फ्लक्स जीरो। लेकिन आपको फिर से कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। अगर ये ऐसे दे दिया जाए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस, अब कितना फ्लक्स है, अब फ्लक्स होगा माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट थ्रू दिस क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्यूब से निकलने वाला आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लस वाला अंदर दे दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम अदर शेप्स के लिए होगा। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके, तो ये चीज है। अब है हमारे पास इसके बाद, तो इसके लिए देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर इज ई एक्स। ये ई एक्स डायरेक्शन में है, अल्फा एक्स ई वाई इक्वल्स टू जीरो, ई जेड इक्वल्स टू जीरो, इन विच अल्फा इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर कुलाम मीटर। ये इसको डायमेंशन सेट करने के लिए गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए जो कि इसकी साइड है दैट विल बी 0.1। सबसे पहले आप इस लेफ्ट वाली साइड में फ्लक्स फाइंड आउट करो। लेफ्ट वाली साइड को जैसे ही आप देखते हो, यहां पर आपको पता चलता है इसका एरिया तो है इस डायरेक्शन में ए, है ना, क्योंकि ये एनएल दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई एल कितना होगा, फाई एल इज इक्वल्स टू ई डॉट ए ई ए कॉस 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ई ए, ई कितना है इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर यह है माइनस ई, नॉट माइनस ई, माइनस अल्फा एक्स इंटू ए। सबकी वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू है 400, एक्स की वैल्यू है ए के बराबर जो कि 0.1 है, ए जो एरिया है उसकी वैल्यू साइड इंटू साइड 0.1 इंटू 0.1, तो
तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे 0 माइनस 0.4 वोल्ट इनटू मीटर, ये आपके पास आ गया। फिर फाई आर कौन सी साइड में, इस वाली साइड में, इस वाली साइड में एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उधर ही है, तो ई डॉट ए, तो ई ए कॉस 0, तो कॉस 0 के कारण 1 माइनस 1 नहीं होगा, ई इंटू ए हो गया। अब ई की वैल्यू कितनी, फिर से माइनस अल्फा, माइनस नहीं है, अल्फा एक्स इंटू ए, अल्फा की वैल्यू तो यहां पर भी 400 जो कि गिवन है इसके अंदर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, ए तो ये हो गया और ए ये 2a के बराबर हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 0.1 जो कि ए है। एरिया कितना, a इंटू ए, साइड इंटू साइड 0.1 इंटू 0.1, तो अब आपके सामने कितना हो गया, ऐसे 0.1 इंटू 0.1 एरिया के लिए हो गया। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 0.8 वोल्ट इंटू मीटर, तो फाई नेट कितना होगा टोटल, फाई आर प्लस फाई एल, आर कितना है 0.0 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.4, वो भी पॉजिटिव का वोल्ट मीटर, इतना फ्लक्स हो गया। अब आपको पता इसके अंदर चार्ज कितना है, तो फ्रॉम इसके अंदर चार्ज कितना पूछा है, जितना इसके अंदर चार्ज होगा ना उतना नेट फ्लक्स आउटगोइंग होगा, नेट पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अगर ये नेगेटिव आता तो उसके अंदर चार्ज भी नेगेटिव हो जाता। तो फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू कितनी है 0.4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू लिख दो, इसको सोल्व कर दो, इतने कुलाम चार्ज आ जाएगी इसके अंदर, दैट्स इट। ये आपका गॉस लॉ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे पास गॉस लॉ की एप्लीकेशंस होगी, उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। आप बने रहो इस चैनल के साथ, लगातार वीडियो देखते रहो, शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊंगा मैं, वन शॉट वीडियो यहाँ पे डाले हुए हैं ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट और लेक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जेई और नीट के लिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अगर आप इसको बोर्ड्स के लिए भी रेफर कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका एक भी नंबर यहां पर पूरा करने के बाद नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट होने के बाद में, ऐसा नहीं कि आप रट के चले जाओ, रटने से नंबर नहीं आते, कभी भी रटने से कभी भी मार्क्स नहीं आते हैं, रटने से आप सिर्फ और सिर्फ पास हो सकते हो, फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो, 60, 70, 75% तक ला सकते हो। उसके ऊपर जाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करके बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कि कैसे आपको चैनल लगे, और कोई चीज चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं इसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।